Yes, dear students, let's continue with non-profit organization. अपने पॉइंट नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए थे। आइए 5 से ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, बार बार भूलिएगा मत प्लीज़। समय का इन्वेस्टमेंट ज़िंदगी भर काम में आने वाला है। पोस्ट द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैपिटल नेचर फ्रॉम द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट to the appropriate asset or liability account for incorporating in the balance sheet. If a part or whole of an asset has been sold, the capital profit loss, if any, is credited debited to the income and expenditure account. अगर हम कभी भी एसेट्स बेचेंगे, एसेट्स बेचने से या तो मुनाफा होगा या नुकसान होगा, और वो जो भी होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अच्छा क्योंकि हम लोग ये नॉन प्रॉफिट वाला कर रहे हैं दोस्त, तो अभी अभी जस्ट मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपने यहाँ पर बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। द बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द accumulated fund or capital fund account. Prepare a balance sheet by including therein all the balances left over after transfers to the income and expenditure account have been made. ये इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं दोस्त, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा, विश्वास करो। ये बहुत इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है। यहाँ से पता चलेगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये थोड़ा सा कुछ बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते वो कंफ्यूज हो सकते हैं, बट हम बहुत क्लैरिटी के साथ करेंगे, आराम से करेंगे, आराम से समझेंगे। ड्यूरिंग 2016 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज 42,000। आप देखो ध्यान देना कि 2016 में 42,000 रुपीज़ आया। अब सीधा सीधी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ज़रूरी है कि ये 2016 साल का ही, जैसे अपने पीरियोडिसिटी में काम करते हैं दोस्त, तो पीरियोडिसिटी बेसिस पे काम करते हैं। सो अपने को ये समझना है कि क्या ये 42,000 2016 के आसपास होता है, 2015 और 2017 होता है। क्या हम ये एकदम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये 42,000 जो 2016 के अकाउंटिंग ईयर में मेरे को मिला है, 42,000 मैंने रिसीव किया है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ 42,000 डेबिट साइड में मैंने लिख दिया। बट मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये यकीन के साथ आप कह सकते हो कि ये 42,000 रुपया 2016 के लिए ही मिला है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है दोस्त कि कुछ पैसे 2015 में आउटस्टैंडिंग थे जो हमने 2016 में दिए हों? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। या कुछ भाई साहब ऐसे भी हो जो बैंकॉक जा रहे हों, बोले यार 2017 में मैं तो इंडिया में रहूँगा नहीं, एक काम कर मेरा 2017 का पैसा भी तू अभी ले ले। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? बस इतना आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और मेरे को यकीन है कि आप लोग सबको पता चल गया होगा कि हाँ जी पॉसिबल है। तो जब भी नॉन प्रॉफिट का कुछ भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जब भी देखेंगे, तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि एक साल पीछे एक साल आगे, और कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि 2-3 साल पीछे आगे का भी काम हो रहा हो। So during 2016, subscription received in cash is 42,000.
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में इन्होंने खुद ही सब कुछ कह दिया है। इट इंक्लूड 1600 फॉर 2015। अच्छा जी, तो इसका मतलब 2015, 2016, 2017। इट इंक्लूड 1600 फॉर 2015। तो 42,000 में से ये अगर 42,000 है तो माइनस करेंगे 1,500 रुपया, क्योंकि ये -1,500 कहाँ का है, ये यहाँ का है। ये 2015 का 1,500 रुपया है। इसका मतलब ये है कि 2015 में जब हमने लेजर बनाया होगा तो लास्ट में कहीं ना कहीं ये आउटस्टैंडिंग बोलकर लिखा होगा, आउटस्टैंडिंग 2015 के लास्ट में, कि चलो इसको देना है। ठीक है। इट इंक्लूड 1600, अच्छा 1,500 नहीं 1,600 है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इंक्लूड 1,600 एंड 600 फॉर 2017। क्या बात है। तो क्या इसको भी माइनस करना चाहिए? हाँ जी, माइनस कर दो। ऑल्सो 3,000 हैज स्टिल नॉट एंड स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2016। अच्छा जी, ये तो पिछले साल का था 1,600, इधर चला गया। ये 600 इस साल का है, ये भी माइनस हो गया। माइनस करने के बाद 42,000 में से 2,200 माइनस अगर हम कर दें तो 39,800 रुपीज़। ये पैसे जो है ये इस साल के, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बट ये एक और चीज़ कहना चाह रहे हैं कि ऑल्सो 3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2016। अब अपने 2016 में अगर बैठे हैं तो अभी भी 3,000 बाकी है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग 3,000, तो ये हो गया 42,800 रुपया इस साल का होता है। 600 रुपया ये एडवांस आ गया है, ठीक है, और ये 1,600 रुपया लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था जो इस साल हम लोगों को मिल गया। ठीक है। सो ये एक लाइन का जो ब्रेकअप था ये हमने कर दिया जी, और मेरे को पूरा यकीन है कि इसमें आपको सबको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पर अब हमने जो किया ये 42,800, 42,800, ये सब मेजर कैलकुलेशन, मेजर सोच अपना मैच हो गया है। ठीक है जी। अब इसमें क्या करने को कहा गया है? कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो अमाउंट रिसीव्ड है 42,000, इन्होंने पहले ऐड कर दिया है कि चलो इस साल का अभी तक जो नहीं आया है 3,000 आना चाहिए था, तो चलो ये तो ऐड होगा ही होगा। और लेस रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ 2015, ये पिछले साल का है और ये एडवांस्ड है, तो ये बहुत आराम से सिंपल कैलकुलेशन आ गया 42,800 का, जिसमें मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी कोई भी प्रकार का कोई विरोध करने का कोई दरकार तो है नहीं। हैं जी, हैं जी, कोई दरकार नहीं है जी। ओ जी, हम तो एकदम साथ में हैं जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हैं। वो मेरे को कोई डर नहीं है। वो मैं एकदम समझदार बच्चा हूँ। वो मैं समझ गया हूँ। वो मैं अकाउंट्स में ना एकदम 100 में से 100 नंबर ला के दिखाऊंगा, 100 में से 100। ओ क्या बात है, क्या बात है। अब इन्होंने कुछ और कर दिया है जी। द वेरियस अकाउंट्स विल अपीयर एज अंडर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और एक है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अच्छा, ये दो अकाउंट, अरे एक और है, एक और है।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। बाबा, ये क्या हो गया सर, ये क्या कर डाला सर। देखो दोस्त, यही चीज़ है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कभी कभी आप लोगों के लिए हो जाता है। अब यहाँ जब हमने ये बनाया तो ये 42,800 एकदम तुरंत समझ में आ गया कि क्या है भाई, इस साल का 42 है, 3,000 आउटस्टैंडिंग है, ये 2016 का, और ये 2015 का आउटस्टैंडिंग था, और ये एडवांस आ गया है। तो ये था, है, आने वाला है, इस साल का नहीं आया, पिछले साल का आया, लास्ट ईयर का आ गया, और नेक्स्ट ईयर का भी इस साल आ गया, और इस साल का नहीं आया। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये खिचड़ी बन जाती है। इस साल का इतना आया, नहीं नहीं, एक काम करिए, ऐसे समझिए, इस साल में इतना रुपया आया। कितना रुपया आया? 42,000 रुपया आया इस साल में। और फिर बोलेगा, ओ यार आया तो क्या हो गया, वो पिछले साल का भी 1,600 रुपया इसी साल में आया है। फिर कोई बोलेगा, ओ यार, ओ जी 2017 का भी 600 रुपया इसी साल आ गया। ओ यार बंटी, अपना बंटी, ओ यार उसके पैसे क्या हुआ, वो बंटी नहीं दिया, बब्बन नहीं दिया, छगन नहीं दिया। अरे यार, ये 3 लोग अभी तक 1,000 रुपया नहीं दिए इस साल के। ओ यार, इस साल का 3,000 तो आया ही नहीं। हाँ, मोंटी का पैसा आ गया, हाँ हाँ, 1,500 रुपया जो मोंटी और उसका जो भाई सोंटी, उनका 1,000 और 500 रुपया आ गया। और पप्पू जो है यार, वो 600 रुपया देकर गया एडवांस। क्या बात समझ पा रहे हो? पप्पू विलायत जा रहा तो पहले ही दे दिया 2017 का। मोंटी सोंटी का लास्ट ईयर का 1,500 बचा था, वो भी दे दिया है। और गगन फग्गन एंड छगन ने 3,000 रुपया नहीं दिया है इस साल का। हाँ, पिछले साल का उनका सारा हिसाब क्लियर है, इस साल का नहीं आया। तो कुल मिला के इस तरीके से काम होता है। तो ये यहाँ तक तो एकदम ईजी है दोस्त, ये तो एकदम ईजी है। और यहाँ देखो क्या किया इन्होंने। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले यही अकाउंट देखना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, सब्सक्रिप्शन जो है ये अपना इनकम है या इनकम नहीं है? अरे सर, इनकम है। तो पैसा आया, हाँ जी आया। सब्सक्रिप्शन जैसे अपने को दिया गया है कि 42,000 रुपया आया, अपने को बोला है 42,000 रुपया आया। अपने को ये बोला गया इस 42,000 में से 1,600 रुपया प्रीवियस ईयर का आया। अपने को ये बोला गया 600 रुपया आगे वाले साल का आया है। और अपने को ये बोला गया कि 3,000 रुपया नहीं आया है। तो ये पूरा पूरी अपने कहानी कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन का। ये जो 600 रुपया, सॉरी 1,600 रुपया जो प्रीवियस ईयर का है, इसको कहीं ना कहीं हमने लास्ट ईयर तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल ही दिया होगा, इसका नामकरण तो चेंज कर ही दिया होगा जी। हाँ जी। और इस साल ये जो 600 रुपया आ गया है, इसका भी नामकरण हमने चेंज कर दिया होगा कि ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है। सर क्या फ़र्क पड़ता है? अरे भैया फ़र्क पड़ता है, जैसे ही आप नाम चेंज करते हो, क्योंकि ये जो इसका ऊपर वाला जो नाम है, इसका नाम तो है सब्सक्रिप्शन। चीज़ों को समझिए आराम से। तो नाम चेंज करने के वजह से ये हो गया एक लेजर, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया एक और लेजर, ठीक है दोस्त। और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया एक और लेजर। मतलब सिंपल सी बात का 3-3 लेजर का हिसाब अपने को रखना है। बस ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था कि 3 लेजर का हिसाब अगर अपने समझ जाए तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सर आप इतना धीरे धीरे समझाएंगे तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, समझना पड़ेगा तो समझ लेना भाई। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब अपने काम करते हैं, जब भी 42,000 रुपया आएगा, 42,000 रुपया आया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। अब अपने को ये देखना है कि सर क्रेडिट जो है
टू सब्सक्रिप्शन कर दें अगर हम 42,000, तो इसका मतलब क्या है भाई? अगर आप ये एंट्री करते हो कि बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो क्लियर है क्योंकि भाई बैंक में पैसा आया है, पर टू सब्सक्रिप्शन 42,000 कर देते हो, तो दोस्त इसका मतलब ये है कि ये जो सब्सक्रिप्शन ये है इस साल का हिसाब आपने पूरा पूरी 42,000 इधर दे दिया है। बट अभी अभी तो सर आपने समझाया कि हमको 1600 रुपया निकालना है उसमें से, और सर अभी अभी आपने ये भी कहा कि मेरे को 600 रुपया यहाँ से भी निकालना है। हाँ ये बात तो है, निकालना तो पड़ेगा। तो कैसे होगा जी? आइए काम करते, पहले लेजर दिखाते हैं हम आपको। पहले लेजर दिखाते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बाई कैश, चलो बैंक से नहीं आया, बाई कैश से आया 42,000 रुपया। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ है 42,000 रुपया से। मतलब ये हुआ कि सर एक बार तो हमने कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 42 कर दिया जी। हाँ अभी तक तो यही समझ में आ रहा है, बट सर आपने तो कहा था इसमें से निकालना है सब्सक्रिप्शन जो क्रेडिट हो गया है 42,000 रुपये से, इसमें से कुछ निकालना है। तो अगर सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ है और इसमें से कुछ निकालना है, तो इसका मतलब है कि इसको डेबिट करना होगा। जो भी निकालना है उसको डेबिट करना होगा, समझिएगा दोस्त बात को। सर समझ में तो आ रहा है, सब्सक्रिप्शन को डेबिट करना है सर, सब्सक्रिप्शन को डेबिट करना है। तो एक काम करो भाई, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट करें हम? भाई देखो सीधा सीधी बात को समझो दोस्त, कैश अकाउंट डेबिट 42,000 टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 42,000। बट क्या ये 42,000, पहले बात को समझिएगा, क्या ये 42,000 में 1,600 रुपया पिछले साल का और 600 रुपया नेक्स्ट ईयर का, ये है या नहीं है? ये शामिल है या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो दोस्त अगर है तो फिर आपने ये क्रेडिट क्यों किया? मेरा सवाल आपसे ये है। अरे भैया गलती हो गया, माफी दे दीजिए, सर फोड़ दीजिए मेरा अगर कर दिया तो। अरे नहीं भैया सर नहीं फोड़ना है, जो गलती किया उसको ठीक करना है, या मैं सिर्फ समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? तो आप समझ रहे हो ना दोस्त, अगर ये क्रेडिट हो गया 42,000 से, तो इसमें कहीं ना कहीं ये 1,600 क्रेडिट जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, ये 600 जो हुआ है नहीं होना चाहिए था, मतलब कुल मिला के ये 2200 क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। कोई डाउट है आपको जी? नहीं जी कोई डाउट नहीं। तो भैया एक काम करो, नहीं होना चाहिए था तो माइनस कर दो ना, हटा दो ना इसमें से, इसमें से हटा दो। इसमें से हटा दो। हटाने के लिए इसको अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर देते हैं 2200, ठीक है? ये देखो बहुत बेसिक्स सा पढ़ाई करा रहा हूँ, बेसिक्स का पढ़ाई मेरे को बहुत शौक है पढ़ाने का, क्योंकि बेसिक्स जितना मजबूत कर दूं मैं आपका, उतना ही आपके लिए जिंदगी में इजी होने वाला है अकाउंटेंसी। तो सर इसको तो डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट किसको करेंगे? ये जो 1,600 रुपया है, ये तो भैया लास्ट ईयर का था,
आउटस्टैंडिंग वाला कुछ था और ये एडवांस वाला कुछ है। हाँ जी सर। तो आइए देखिए क्या इन्होंने भी यही किया है। टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 1600, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। और यहां पर भी 3000 रुपया डाल दिया जी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो हो क्या रहा है? टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1600, सब्सक्रिप्शन एडवांस 600, तो ये बैलेंस हो गया। या अपने अगर चाहते हैं, या अपने चाहते तो यहाँ पर कैश को डेबिट किया 42,000 से, और ये 2200 रुपया कम क्रेडिट कर सकते थे। मतलब सीधा ये भी कर सकते थे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट 42,000 टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1600 टू एडवांस सब्सक्रिप्शन 600 टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना होगा बताइए? 39,800। और अपने को पता है कि सब्सक्रिप्शन में अभी 3000 बाकी है जी, सब्सक्रिप्शन आना 3000 बाकी है। ये बाकी है या नहीं है? बाकी तो है। तो क्या करना है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या हो रहा है बताइए? सब्सक्रिप्शन अकाउंट को और क्रेडिट करना है हमको 3000 से, बट आया तो नहीं पैसा। अरे आया नहीं तो क्या हुआ? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 3000 टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 3000। ये एक्चुअली क्या है, ये इतना इंटरलिंक्ड है कि कभी कभी लगेगा कि सर इतना डिटेल में क्या पढ़ा रहे हैं, हम तो समझ ही गए। बट जब ये जर्नल बनाने बोल देंगे, कुछ करने बोल देंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग नंबर खो देते हो। तो मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा हूँ, कंजर्वेटिव अप्रोच में चल रहा हूँ। अब देखो यहाँ देखो, समझ में आ जाएगा। जब हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में हो क्या रहा है? पहले तो ये बताइए दोस्त, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है, ये मेरे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है?
ठीक है, और यहाँ पर भी देख लीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये मेरे लिए क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए क्या है? ये आपको लगेगा सर समझ में नहीं आ रहा है किस हिसाब से लेजर बना हुआ है। यहाँ भी 600 है, यहाँ भी 600 है। सर प्लीज़ समझा दीजिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी है, ये समझना ज़रूरी है। और जो सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है मेरे को, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये मेरे लिए क्या है? 1600 रुपया आने वाला है, आया नहीं है बट आने वाला है। तो 2016 का 1 जनवरी को दोस्त, जैसे कि अगर ये कोई डेटर का बैलेंस होता हो, डेटर का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, पैसा आने वाला है, तो उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पर 1600 रुपया एक डेबिट बैलेंस खड़ा था, जो कि 31 दिसंबर को, क्योंकि इस बार हमने ये लिख दिया कि 42,000 रुपया जो आया है उसमें से 1600 रुपया भी आया है। तो ये जो डेबिट बैलेंस था, डेटर, इसको एक बार डेटर समझिए, तो ये तो आने से ही ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। और इसको हमने कहाँ लिया था? टू बाई सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट किया था, सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट किया था, याद करो। तो देखो अब यहाँ सब्सक्रिप्शन डेबिट हो रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बट सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ डेबिट हो गया ना 1600 से। और इस बार 3000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया, ठीक है। तो ये इस साल का 31 दिसंबर का एंट्री है दोस्त, 3000 रुपया। तो बैलेंस जो रहेगा, ये लास्ट ईयर का बैलेंस तो हो गया, ये जो बैलेंस है लास्ट ईयर का जो हिसाब किताब है ये तो क्लोज हो गया। इस साल का नया हिसाब किताब आ गया, 3000 रुपया बैलेंस है इस साल का। को चलो नया कलर करते हैं, ठीक है। सो बैलेंस शीट में ये देख लो भैया, बाई बैलेंस 3000, ये है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। या इधर ले लो, सो उसी प्रकार से यहाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये हम 2016 का लास्ट में ये बोलेंगे कि भाई ये हमारे लिए लायबिलिटी है जी, कुछ भी एडवांस में आ गया। तो दोस्तों जब हमको कुछ रेंट एडवांस में मिल जाए तो ये मेरा लायबिलिटी है। सो ये अपना बैलेंस, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगाया हमने, बट उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना ज़रूरी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600 विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड रिस्पेक्टिवली। आइए इस इलस्ट्रेशन को अब हम लोग अच्छे से करेंगे, कम समय लगा के करेंगे। सपोज सैलरीज पेड ड्यूरिंग 2016 वर 23,000, ठीक है। द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। Salaries unpaid on 31st March 2015 is 1400। दोस्तों
Salaries paid during 2016 were 23,000. 2016 में हमने 23,000 रुपया का सैलरी पेमेंट किया। तो मेरे को आप एक चीज़ बताइए, 2015 में ये जो 1400 रुपया बाकी था, अरे अपने लंबू का, कौन लंबू सर? अरे अपना लंबू यार, अशोक, अशोक लंबू। ये 1400 रुपया किसका बाकी है? अरे सर अशोक लंबू का बाकी है। तो अशोक लंबू का जो 1400 रुपया बाकी है 2015 का, क्या अशोक लंबू को हम 2016 में पैसा देंगे? या ये जो 23,000 रुपया जो गया है 2016 में, क्या अशोक लंबू को जो 2015 का एंड में जो बचा था 23,000 रुपया में से, क्या ये 1400 रुपया का पेमेंट हो गया होगा, क्या नहीं हो गया होगा? बस ये कॉमन सेंस से बताइए। अरे सर बिल्कुल हो गया होगा, क्योंकि ये हमारा ही बंदा है अशोक लंबू, तो इसको तो पैसा दिए ही होंगे पक्का। तो 23,000 में से 2015 का 1400 रुपया पक्का इसमें होगा। ओके। प्रीपेड ऑन 2015 400 रुपया। तो 2015 में हमने विमल को, अरे याद करो ना, विमल की बहन बीमार थी तो विमल ने कहा सर सर प्लीज़ वो 400 रुपया एक बार दे देते एक्स्ट्रा दवाई के लिए, तो हमने दे दिया। तो 400 रुपया विमल का हमने लास्ट ईयर ही दे दिया था। बट अगर हम सैलरी का बात करें, 2016 का सैलरी का बात करें हम, तो एक तो 23,000 में से माइनस होना चाहिए 1400 रुपया, अशोक लंबू वाला 1400 माइनस होना चाहिए, और 400 रुपया जो विमल को हम लोग लास्ट ईयर दे दिए थे, तो ये जो 23,000 है इस साल तो हम लोग विमल को नहीं देंगे, बट इस साल का खर्चा तो होगा वो, तो प्लस 400 रुपया होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, अनपेड ऑन 2016, अनपेड 1800 रुपया अनपेड है। अरे ये अशोक लंबू का पता नहीं यार, ये बार बार इसका पैसा रह जाता है। तो पिछले साल तो अशोक लंबू का 1400 रह गया था, अब इस साल भी 1800 बेचारे का रह गया है। ठीक है, तो अनपेड है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, 1800 इस साल का तो मैं जोड़ेंगे ना यार हम लोग। और प्रीपेड इस साल हमने वापस से, विमल को तो लास्ट ईयर उसकी बहन बीमार थी, इस बार प्रकाश की बहन बीमार है, भाई क्या करें। अब उसने देखा कि भाई लास्ट ईयर सर अपने विमल की बहन के लिए दवाई का पैसा दिया था, तो इस बार मेरी बहन बीमार है, हमको दे दीजिए, तो माइनस 600। तो ये जो है इस साल का सैलरी निकल के आएगा। सो 23,000 में से माइनस हो गया 1400 और 600, 2000, और प्लस हो गया 2200, मतलब 23,200 रुपया होना चाहिए अपना नेट इस साल का सैलरी। और 23,000 प्लस, हाँ तो 23,200 होना चाहिए। अब देखो तो सैलरी अकाउंट जो बना है, सैलरी अकाउंट जो बना है दोस्त, ये देखिए 23,200 जो हमने बताया वही है। और उसी प्रकार से ये तीनों लेजर बन गया है। सैलरीज अकाउंट, जब हमारा पैसा आउट होगा
टू प्रीपेड सैलरी 400 रुपया, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400 रुपया, टू कैश 23,000 रुपया, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 1800 रुपया। बेसिकली अगर अपने ध्यान से देखें तो इस साल जो 23,000 रुपया हमने पेमेंट किया था, तो सैलरी अकाउंट का बात कर रहे हैं हम लोग, तो 23,000 तो आ गया इधर, माइनस जो करना था लास्ट ईयर का, ये अशोक लंबू का पैसा था, ठीक है। तो ये इस साल का सैलरी अकाउंट में नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए इसको क्रेडिट कर दिया गया। और ये जो 400 रुपया जो लास्ट ईयर प्रीपेड था वो इस साल तो आना चाहिए, तो इधर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये इधर प्लस हो गया, और जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है ये भी इधर आ गया, जो सैलरी प्रीपेड है वो इधर माइनस हो गया। सो अपने इस तरीके से भी समझ सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना आउटस्टैंडिंग था भैया? 1400 रुपया लंबू भाई साहब का, ठीक है। तो सैलरी दे दिया गया है उनको 1400, मगर इस बार फिर आउटस्टैंडिंग है 1800, फिर बैलेंस रह गया क्योंकि आउटस्टैंडिंग ही है। सैलरीज प्रीपेड अकाउंट 400 रुपया का भैया प्रीपेड था। कोई भी चीज़ प्रीपेड होता तो हमारा एसेट होता, इसीलिए इधर में डेबिट साइड में है। फिर ट्रांसफ़र कर दो, ₹400, और इस बार भी सैलरीज प्रीपेड 600 रुपया का है। सो बैलेंस घूम के 600 रुपया रह जाएगा। हाँ, सो आई गेस कि ये एकदम इजी है, आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं दोस्त। बैलेंस शीट में आ गए हम लोग। अब बैलेंस शीट is a statement of assets and liabilities of an accounting unit at a given date. It is generally prepared at the end of an accounting period after the income and expenditure account has been prepared. It is classified summary of the ledger balances left over after accounts of all revenue items have been closed off by transfer to the income and expenditure account. It is not for profit organization. In not for profit organizations, the excess of total assets over outside liabilities is known as capital fund. ठीक है, ये सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को एकदम तुरंत से। द कैपिटल फंड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स। ये कैपिटल फंड कहाँ से बनता है ये बता रहे हैं। लेगेसीज, स्पेशल डोनेशंस, एंट्रेंस फीस एंड एक्यूमुलेटेड सरप्लस ओवर द ईयर्स। सो एंट्रेंस फीस यहाँ दिया हुआ है कैपिटल फंड में, ध्यान दीजिएगा, इसको लेकर बहुत डिबेट हो जाता है। इफ हाउएवर मेंबर्स हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड एनी अमाउंट, the name should be accumulated fund. The surplus or deficit, if any, on the year's working
as disclosed by income and expenditure account is shown either as an addition to or deduction from the capital या accumulated fund brought forward from the previous period. कुछ भी नहीं है बॉस, कुछ भी नहीं है. डेफिसिट है तो माइनस होगा, सरप्लस है तो प्लस होगा, यही बताया गया.
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेशल आइटम्स। आइए स्पेशल आइटम्स को देखते हैं। डोनेशन बड़ा ही स्पेशल होता है। These may have been raised either for meeting some revenue और capital expenditure। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका तो बहुत बार चर्चा हो चुका है। रेवेन्यू वो खर्चा जो बस एक साल के अंदर वाला है, कैपिटल वो खर्चा जो एक साल से ज़्यादा चलेगा। कोई बहुत बड़ा मशीन खरीद लिया तो कैपिटल खर्चा है, और ऐसे ही समझ लो बच्चों को समोसा, केक पार्टी, पिज्ज़ा पार्टी देना था, उसके लिए कोई डोनेशन ही दे दिया कि चलो भाई बच्चों को हर महीना डोनेशन दे रहा हूँ मैं, हर महीना बच्चों को पिज्ज़ा खिलाना, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट डोनेशन आया है, पिज्ज़ा खिलाने का डोनेशन आया है कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई ये बच्चे आपके क्लब के या आपके अनाथ आश्रम के भाई मेरे पैसे से इनको हर महीना पिज्ज़ा खिलाया जाए। ठीक है, सो डोनेशंस these may have been raised either for meeting some revenue or capital expenditure। Those intended for the first mentioned purpose revenue है, are credited directly to the income and expenditure account, but others, if the donors have declared their specific intention, are credited to the special fund account, and in the absence thereof, special fund account मतलब डोनेशन जो दिया है, ओल्ड एज होम का जो फर्नीचर है, ओल्ड एज फर्नीचर अकाउंट, उस फर्नीचर के नाम पे दे रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जो डोनेशन आया फर्नीचर के नाम पे आया, तो ओल्ड एज फर्नीचर अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और अगर समझ लो ओल्ड एज फर्नीचर बोल के कुछ अकाउंट है ही नहीं तो क्या करेंगे? इन द एब्सेंस देयर ऑफ, टू द कैपिटल फंड अकाउंट। इफ एनी इन्वेस्टमेंट्स आर परचेज्ड आउट ऑफ अ स्पेशल फंड और एन एसेट इज एक्वायर्ड देयर फ्रॉम। अब ये ओल्ड एज फर्नीचर अकाउंट है, अब इसमें अपने पास 20 लाख रुपया है, फर्नीचर अभी खरीदना नहीं क्योंकि ओल्ड एज होम बना ही नहीं अभी तक। ओल्ड एज होम बनाएंगे, बिल्डिंग बनेगा, उसके बाद उसका फर्नीचर बनेगा दोस्त। बट फर्नीचर के नाम पे 20 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, इस 20 लाख रुपया को कहीं बैंक में इन्वेस्ट कर दो भाई, कुछ ना कुछ आते रहेगा। हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। तो यही कुछ बोल रहे हैं, इफ एनी इन्वेस्टमेंट्स आर परचेज्ड आउट ऑफ अ स्पेशल फंड और एन एसेट इज एक्वायर्ड देयर ऑफ, दीज आर डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। ठीक है जी, देख लेंगे, डिस्क्लोजर का काम है। एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट, अभी अपने जैसे कहा ना 20 लाख रुपया है और हमने इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में दे दिया, इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट एक इनकम है। एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट्स और एनी डोनेशंस कलेक्टेड फॉर अ स्पेशल पर्पस are credited to an account indicating the purpose and correspondingly the expenditure incurred in carrying out the purpose of the fund is debited to this account। वही जैसे था ना, कैरम टूर्नामेंट के लिए पैसा आया तो कैरम टूर्नामेंट अकाउंट के बाद जो खर्चा हुआ तो उसी से प्लस माइनस करेंगे। ऑन नो अकाउंट एनी सच एक्सपेंस इज चार्ज्ड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ में आया दोस्त? ये एक नया चीज़ था कि अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए पैसा आया है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अलग से भैया नहीं करेंगे। जिस चीज़ के लिए तुमने चंदा इकट्ठा किया है, अब तुमने कैरम टूर्नामेंट के लिए 50,000 चंदा इकट्ठा किया है, तो कैरम टूर्नामेंट तुम 50,000 के अंदर ही करो। अगर तुमने 60,000 रुपया कर दिया तो 10,000 का एक्स्ट्रा लोड तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दे सकते हो। समझ में आया दोस्त? जैसे जब हम लोग बिजनेस वाला काम करते थे तो जो भी खर्चा भैया ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दे, यहाँ ऐसा बात नहीं है।
The term fund is strictly applicable to the amounts collected for a special purpose when these are invested. Example: scholarship fund, prize fund, etc. In other cases, when the amounts collected are not invested in securities or assets distinguishable from those belonging to the institution, the word account is more appropriate. Example: building account, टूर्नामेंट अकाउंट एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब ये दोस्त कि फंड वर्ड यूज करें या अकाउंट वर्ड यूज करें। अगर इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं बाहर तो ये हो रहा है फंड वर्ड, और अकाउंट वर्ड में इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं होता है। इतना सही छोटा सा प्यारा सा डिस्टिंक्शन बताया गया दोस्त। इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश, a donor may sometime give away or transfer a security or some other readily realizable asset। मेरे पास इन्फोसिस का 1000 शेयर है और लेट्स से इन्फोसिस का एक शेयर का कीमत आज अगर 1000 रुपया है, तो ये कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं 10 लाख रुपया हो जाता है। तो 10 लाख रुपया मैं डायरेक्ट बेच के भी दे सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ भैया ये लो, मैं तो मरने वाला हूँ, गर्दन में भी दर्द होती है सारा दिन भर, कभी भगवान का बुलावा कभी भी आ सकता है, तो ये एक काम करो, मेरा ये शेयर ही ले लो तुम लोग। इन सच अ केस द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन कर लेना भाई, 1000 शेयर है और अभी 1100 रुपया पर शेयर का दाम है, तो 11 लाख रुपया हो गया। मस्ट बी क्रेडिटेड टू द फंड फॉर विच द अमाउंट हैज़ बीन डोनेटेड। बट ये जो मैं शेयर दे रहा हूँ ना इन्फोसिस का, मैं टॉयलेट बनाने के लिए दे रहा हूँ। गांव गांव में टॉयलेट बनना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये जो इन्फोसिस का शेयर दे रहा हूँ, तो ये टॉयलेट अकाउंट होना चाहिए। इसका वैल्यू कर लो भैया तुम लोग, ठीक है। वैल्यू करके इसको टॉयलेट फंड में डाल देना। तो बात तो समझ में आई। दिया क्या? दिया इन्फोसिस का शेयर, तो इसको कैलकुलेट कर लो, वैल्यू कर लो कि ये जो टॉयलेट फंड अकाउंट जो है ये कितना रुपए का बनेगा। तो मेरा शेयर का कीमत जो है 1000 शेयर है, 1100 रुपया का शेयर है, तो 11 लाख रुपया टॉयलेट फंड पे है। ठीक है जी, आगे बात को बढ़ाते हैं। एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस। सच फी which are payable by a member on donation to club or society are normally considered capital receipts। So बोल दिया है जी, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, ये जो भी नाम से दे लो, आमतौर पे इसको कैपिटल रिसीट्स बोला जा रहा है। कैपिटल रिसीट मतलब ये बैलेंस शीट में जाने वाला आइटम है। अगर ये रेवेन्यू बोलते तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता। एंड क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड, दिस इज बिकॉज दीज डू नॉट give rise to any special obligation toward the member
who is entitled to the same privileges as others who have paid only their annual subscription. Nevertheless, where the amount is small, अब देखो कभी कभी ये एंट्रेंस फीस जो है इसको रेवेन्यू में भी डाल दिया जाता है। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस तो कैपिटल में होना चाहिए। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है नेवरदलेस वेयर द अमाउंट इज स्मॉल, और इस कैपिटल फीस से मतलब इस एंट्रेंस फीस से कुछ नहीं होने वाला यार। अब क्या 200 रुपया एंट्रेंस फीस क्या होने वाला है 200 रुपया में। meant to cover expenses concerning admission or the rules of the society, provided that such fees could be treated as income of society। अब 200 रुपया में यार वो आइडेंटिटी कार्ड बनता है, ये बनता है, मतलब वही 150 रुपया का लग जाता है, और 50 रुपया का टोपी देते हैं हम लोग। तो अल्टीमेटली जो भी पैसा आ रहा है वो तुरंत तो खर्चा हो जा रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन पे उसको कैपिटल पे नहीं लेके जाएंगे। These amounts may be included in the income and expenditure account. The treatment depends upon the requirement of question। तो आया बात समझ में। सो एंट्रेंस फीस को लेकर बच्चे बहुत डिबेट करते हैं कि एंट्रेंस फीस क्या होगा सर, एडमिशन फीस क्या होगा सर। तो भाई क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जैसा बॉल आएगा वैसा बैटिंग कर लेना, ठीक है। अब और आपको बोल रहे हैं इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, सर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो देन ऑलवेज टेक इट टू द कैपिटल रिसीट। खुश? अगर क्वेश्चन खामोश है तो कैपिटल रिसीट। बट क्वेश्चन में कुछ ऐसा लग रहा है कि ये छोटा मोटा अमाउंट है, इसको अपने इनकम एक्सपेंडिचर में ले जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का भाषा भी ऐसा ही अपने को आइडिया दे रहा है, तो चुपचाप ले जाना। बैलेंस शीट को लज्जित मत करना। जहां बैलेंस शीट में एकदम करोड़ों करोड़ों रुपया का मामला है वहां एंट्रेंस फीस का 10,000 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है। तो खुद को शर्म आएगा, बोला अरे यार सब कुछ करोड़ों रुपया में, ये 10,000 रुपया बैलेंस शीट में अच्छा शोभा दे रहा है। नहीं यार, इसको तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही रहना चाहिए था। तो अपने आप वैसा फीलिंग आ जाएगा, क्योंकि जब करोड़ रुपया के बगल में 10,000 लिखते हो ना तो लगता है यार इस 10,000 से क्या होगा, मैं तो करोड़ों में खेल रहा हूँ, ये छोटा मोटा खर्चा ही तो निकलेगा, तुरंत खत्म हो जाएगा ये 10,000। तो क्योंकि ये तुरंत खत्म हो जाएगा 10,000, एक साल क्या एक महीना भी नहीं चलेगा, तो इसीलिए वो रेवेन्यू है। कैपिटल का मतलब हमेशा याद रखना जो एक साल से ज्यादा चले। जब अपने को फील आ जाए कि नहीं यार ये तो 2 दिन में खत्म होने वाला आइटम है, इतना पैसा तो 2 दिन में खत्म किया, 2 घंटे में खत्म हो जाए, तो आपको तुरंत एहसास हो जाएगा कि अच्छा ये तो रेवेन्यू वाला आइटम है। सब्सक्रिप्शन का बात करते हैं। सब्सक्रिप्शंस बीइंग एन इनकम। अच्छा सर एंट्रेंस फीस तो आप कैपिटल बोल दिए, एडमिशन फीस भी आप कैपिटल बोल दिए, सब्सक्रिप्शन को आप इनकम बोल रहे हैं, क्यों सर? ये एक तरह का मंथली फीस हो गया, समझिए मेरा बात को। जैसे जब भी अपने स्कूल में एडमिशन लेते हैं ना तो एडमिशन फीस ये सब बोल के बहुत बड़ा बड़ा पैसा ले लेते हैं एक साथ, और बाद में बोलता ठीक है हर महीना 600 रुपया देते रहना मंथली ट्यूशन फीस, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन भी मंथली अफेयर है, तो दिस इज एन इनकम। Subscriptions being an income should be allocated over the period of their accrual for testing the knowledge of the candidates of this important accounting principle। कि कौन सा important accounting principle? accrual का बात कर रहे हैं। Questions are often set in examination wherein figures of subscription collected by a society during the year
as well as those outstanding at the beginning of the year and at the close are given। जैसा अभी हमने कुछ देर पहले किया है, ठीक है, इलस्ट्रेशन जो किया वही बता रहे हैं। If some subscription have been received in advance, their amount is also indicated. In such cases, it is always desirable to set up a subscription account for determining the amount of subscription pertaining for the period for which accounts are being prepared। जैसे जैसे अभी हमने किया कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2016 का बनाना है, तो भैया 2016 भी देखो, 2015 भी देखो, 2017 भी देखो। फॉर एग्जाम्पल, it is stated that subscription collected by a society during the year 2015 amounted to 1850, out of which 200 represented subscription for the year 2014। तो वही वाला बात हो रहा है दोस्त कि 2015 में 1850 रुपया लिया हमने, कलेक्ट किया 1850, इसमें से 200 रुपया जो है यहाँ से निकल के इधर आना चाहिए, इधर का है 100 was subscription collected in advance for the year 2016, तो माइनस 200 माइनस 100 and subscription amounting to 500 were outstanding for recovery at the end of 2015 plus 500। तो कुल मिला के 1550 प्लस 500, 1850 में से ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। सो कुल मिला के ये कितना होना चाहिए, 1550 प्लस 500, ये देख लीजिए 1550 प्लस 500 होता है अपना 2050, ठीक है। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस तो आप दिमाग में कर लेते हो, बट बच्चों को दिक्कत कहाँ होता है, दिक्कत कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होने के कारण लेजर बनाना नहीं आता ठीक से, डेबिट एंड क्रेडिट का भाषा ठीक से समझ में नहीं आता है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस BD-CD नहीं समझ में आता है, ये सब कुछ कुछ बारीकियाँ जो नहीं समझ में आता है और उस पर हम लोग कोशिश भी नहीं कर रहे समझने का। टाइम कहाँ है भाई, कहाँ टाइम है, उसी के चक्कर में आप लोग पूरा बर्बाद हो जाते हो। तो एक ही उपाय है दोस्त, समय देना होगा उसके लिए, ठीक है। ये देखो तुरंत हम लोग आराम से कर लिए, इस कैलकुलेशन से तुरंत 2050 आ गया। अगर ये पहले कर लेते हो वर्किंग नोट में, तो उसके बाद सजाने वाला काम है, बहुत रिलैक्स होके सजा लेना भाई। कम से कम पता है ना कि आंसर 2050 है, तो उसके बाद प्लस एंड माइनस का ही तो गेम है। अगर प्लस माइनस कहीं गलत कर दिए तो आंसर नहीं आएगा, तो देख लेना यार। सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ये वो सब्सक्रिप्शन है जो नहीं आया, तो डेबिट मतलब क्या, ये तो हमारा एसेट हो गया जी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये 500 रुपया जो है ये क्रेडिट हुआ है, ये हमारा इनकम साइड का जाएगा। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं हम लोग। अरे सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट मतलब ही तो माइनस कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन तो हमारा इनकम होता है, तो इनकम को हम माइनस क्यों करेंगे? अरे भैया इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन है टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये पिछले साल का जो 200 रुपया ये 200 रुपया पिछले साल का था, ठीक है, तो ये इसको माइनस करना है। और सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में मिल गया नेक्स्ट ईयर का, उसको भी हटाना है, तो 300 रुपया हटाना है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन से हटाना है
इसीलिए सब्सक्रिप्शन को डेबिट किया दोस्तों। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आ जाइए। सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम है, ठीक है। कैश आया 1850, हटाना कितना था इसमें से? 300 रुपये। तो देखो ये 300 रुपये हटा दो, ठीक है। ये बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लास्ट ईयर का बैलेंस है ना दोस्त, ठीक है। और टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये एडवांस है। और जो नहीं आया, जो आना चाहिए था जो नहीं आया, ठीक है, वो इस साल का है 500 रुपये। तो कुल मिला के 2050। द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एडजस्टेड इन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यही तो हुआ है, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग जो था, और यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग है, ये लास्ट ईयर, ये दिस ईयर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एडजस्टेड इन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट बाय डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एंड दैट बैलेंस इज शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। The subscription account is closed off by transferring its balance at the end of the year to the income and expenditure account. लाइफ मेंबरशिप फी का बात कर लेते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस। अब एक बात बताओ, जनरली हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू का, और अपने को ये पता है कि ये 1 ईयर का मामला है। जब हम लाइफ का बात करते हैं तो लाइफ का मतलब ही है मोर देन 1 ईयर, लॉजिकली। तो अगर कोई बच्चा लाइफ मेंबरशिप को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देगा तो भैया बहुत दुख का बात है कि लाइफ को आप सिर्फ 1 साल का ही समझ रहे हो या 1 साल के नीचे, ठीक है। तो ये सब गलती नहीं होनी चाहिए। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीट फॉर लाइफ मेंबरशिप इज अ कैपिटल रिसीट। क्या अब आपको फील हो रहा है कि अकाउंट्स को अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को हिट कर लें तो उसके बाद ये बोरिंग लगने लग जाएगा? बोला सर अब वाकई बोरिंग हो गया है सर, आप कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा रीड कर रहे हैं सर। अगर ऐसा फीलिंग आ रहा है ना अगर अंदर में, तो इसका मतलब अब आप लोग इंटेलिजेंट अकाउंटेंट हो गए, मुनीम नहीं रह गए। क्योंकि आप लोगों को अब एहसास हो रहा है कि सर ये इतना मोटा किताब में कुछ नहीं है सर, रिपीटेशन है। ये फीलिंग मैं तो कर रहा हूं। देखो दोस्त, मैं अगर मिस करूं कोई चीज को, स्किप करूं कोई चीज को, तो ये क्रिएट करेगा आपके दिमाग में सस्पेंस कि सर ने आधा पढ़ाया आधा नहीं पढ़ाया। हर चीज को रीड कर रहा हूं मैं, तो रीड करके मैं आपको इस बात का तो तसल्ली करा दे रहा हूं कि कॉन्सेप्ट जो है वही रिपीटेड हो रहा है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट को सही तरीके से पकड़ लें तो कॉन्फिडेंस किस लेवल पे पहुंचेगा आपका, सोचिए आप, ठीक है। तो आइए दोस्तों, लाइफ मेंबरशिप फीस का बात कर रहे हैं। कैपिटल रिसीट है। एज इट इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर, इट इज डायरेक्टली एडेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड for adjusting lump sum subscription collected from the life members. One of the following methods can be adopted. आइए देखते हैं क्या मेथड है भाई। The entire amount may be carried forward in a special account until the member dies, when the same may be transferred to the credit of the accumulated fund. An amount equal to the normal annual subscription may be transferred every year to the income and expenditure account and balance carried forward till it is exhausted.
कहने का मतलब ये है कि भाई हर साल का समझ लो एनुअल सब्सक्रिप्शन था, 10,000 का। हमने लाइफ मेंबरशिप एक साथ दे दिया 2 लाख रुपया। तो वही वाला बात है, डेप्रिसिएशन जैसे करते थे एसेट से निकाल के, तो 2 लाख को तो ले गए बैलेंस शीट में, और यहाँ 10-10 हज़ार यहाँ से निकालते रहो हर साल। तो और क्या, इतना ही तो बात है। इफ़ हाउएवर द लाइफ मेंबर डाइज बिफोर द होल अमाउंट पेड बाय हिम, ये कितना अच्छा बात है सर। 10-10 हज़ार करके हमने 4 बार निकाला, अब ये 1,60,000 बचा है, बट वो ऑफ हो गए हैं सर। तो ये 1,60,000 को एक काम करो, एक्यूमुलेटेड फंड में डाल दो, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है, इफ हाउएवर द लाइफ मेंबर डाइज बिफोर द होल अमाउंट पेड बाय हिम हैज बीन ट्रांसफर्ड इन दिस वे, द बैलेंस शुड बी ट्रांसफर टू द एक्यूमुलेटेड फंड ऑन द डेट ऑफ हिज डेथ। तो सर अब हमको लग रहा है कि सब चीज़ें समझ में आने लग गई है सर। अब जैसे हम लोग वीरेंद्र सहवाग हो गए सर, अब बॉल जो है ना एकदम फुटबॉल नज़र आ रही है सर। अब छक्का मारना एकदम ईजी लग रहा है सर। भाई अगर ऐसा है तो ये मार के दिखाओ, एग्ज़ाम में 100 में से 100 ला के दिखाओ, तो हम जाने। हमने तो हमारा काम कर दिया जी, आपको एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ा दिया। An amount calculated according to the age and average life of the member may annually be transferred to the credit of income and expenditure account। अब ये नए नए मेथड बता रहे हैं कि भैया देख लो, अब ये 5 साल बचे हैं, 10 साल बचे हैं, कैसे क्या करना है, ये सब अपने को जब सम स्पेसिफिक देगा तो अपने समझ के कर लेंगे। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बातें करनी है जी, अंडर द हेडिंग ऑफ अदर कॉन्सेप्ट्स। तो क्या हम अदर कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए रेडी हैं जी? बोलिए जी। ट्रीटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट आइटम्स इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इम्पॉर्टेंट आइटम्स, ओके। तो थोड़ा बारीकी के साथ डिस्कशन करना है। डोनेशन के बारे में आपका क्या विचार है? और डोनेशन के बारे में मैं बोलना चाहता है, डोनेशन इट इज़ अ गिफ्ट इन कैश और काइंड फ्रॉम सम पर्सन। It may be of two types. It may be a specific donation. It is received for certain specific purpose, like building donation, library books donation, etc. Or library books donation, etc. It should be capitalized and shown on the liability side of the balance sheet. If it is a general donation, it is not received for any specific purpose and shown on the credit side of income and expenditure account. So darlings, if it is a general donation, it doesn't mean that you need to buy books, you need to develop the building, you need to repair the building. Or if it is small, okay, I'm just giving you the donation, okay, just to do whatever you feel like. Just do whatever. You want some repairing work? Okay, go ahead. You want something? I don't know. I'm not bothered. Just do whatever you want. It's a general donation. So it's a general donation. We keep it in the income and expenditure account. Okay, guys? Fine. So now let's discuss the entrance fee. It may also be known as admission fee. Entrance fee should be capitalized and added to the capital fund for all organizations. I think we had discussed this earlier. If the question gives any specific treatment of entrance fees, then it should be followed accordingly. So we need to wait, we need to understand, we need to check. If the question states that this entrance fee needs to be dealt as an income not to be capitalized, we will do it accordingly. Okay, now let's discuss about legacy. What do you mean by legacy? It is an amount received by an organization as per the will of the person. Legacy. Okay, somebody is going to die or somebody just
went to meet God permanently, would like to stay with God, and he has made his will. And as per the will, this organization is receiving something, of course, after the death of the person. It should be capitalized and shown on the liability side of the balance sheet by adding to the capital fund. So, well, we covered entrance fee, we covered legacy, life membership fee. We just discussed life membership fee, I guess. Okay. So it's like a summary, okay? We're just doing everything which we have done already. It should be capitalized and shown on the liability side of the balance sheet. If the question gives any specific treatment of life membership fees, then it should be followed accordingly. So basically, what they are trying to suggest us is, let's wait what the question is intending us to do, then just do accordingly. अरे सर आपको हो क्या गया, इतना देर से इंग्लिश बोले जा रहे हैं? अरे यार, कभी कभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना यार, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ना यार। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े भाई, पैसा लग गया बहुत सारा, तो इंग्लिश का प्रैक्टिस ज़रूरी है। सर हम लोग के साथ मत करिए सर, हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सर को क्या हो गया, सर के अंदर कोई अंग्रेज भूत तो नहीं घुस गया। मारेंगे अंग्रेज को यार, तुम चिंता मत करो, क्या घुसेगा मेरे अंदर। फाइन। सो एंडाउमेंट फंड डोनेशन, सब भारी भारी बातें। इट इज़ अ डोनेशन रिसीव्ड एंड ओनली इनकम फ्रॉम दैट डोनेशन is to be used for certain specific purpose. अच्छा, एंडाउमेंट फंड डोनेशन मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे 20 लाख रुपया का कुछ फंड आ गया और इस फंड को कहीं इन्वेस्ट कर दो और 20,000 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है, तो तुम भैया वो 20,000 से इंटरेस्ट आ रहा है ना, उसी से तुम काम कर सकते हो। ये जनरली क्या होता है, जैसे बहुत बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है। अब हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वाले ने सोचा भाई कॉम्प्लेक्स को मेंटेन करना होता है, बोला हाँ जी, एक काम करो, सबको 1-1 लाख रुपया दे दो एक बार, और सबको मिल के 1-1 लाख रुपया दे दो, और इसको हम लोग को एक एंडोमेंट फंड बना देंगे और बैंक वैंक में कहीं रख देंगे, और इसका जो इंटरेस्ट आएगा, इसके इंटरेस्ट से हम लोगों का हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सबका मैनेज हो जाएगा, तो हर महीना किसी को देना नहीं पड़ेगा, बस एक बार दे दो यार। तो इट्स अ गुड आइडिया। In such cases, income relating to special funds should be added to these funds on the liability side of the balance sheet. All the expenses should be deducted from that fund on the liability side of the balance sheet. जब काम करेंगे तो देख लेंगे दोस्त। ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, अच्छा जैसे बहुत सारे लाइब्रेरी वगैरह का जब ओल्ड पेपर वगैरह बिक्री हो रही है तो क्या करेंगे? द अमाउंट रिसीव्ड ऑन सच सेल इज शोन एज इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो जी, ये तो अच्छी बात है। और फिक्स्ड एसेट बेच रहे हैं जी, फिक्स्ड एसेट पुराना हो गया, बेचना है जी, बेच लो यार, कौन मना कर रहा है। सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स, पुराना हो गया ना जी, बेचना है, बेच ले भाई। द सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स are treated as capital receipts. The profit or loss on sale of fixed assets is shown in the income and expenditure account. ठीक है जी। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम का मतलब क्या है भाई? किसी को मान सम्मान दिया जी, मान सम्मान। और जी भाई, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, आप इतने बड़े लोग, भाई साहब हम क्या दे सकते हैं आपको? आपने हमारी कमेटी का अध्यक्ष बनने का जो टेम्पररी कंसल्टेंसी देने के लिए जो आप कभी कभार जैसे हमें दरकार पड़ती है, भाई साहब अग्रवाल जी, नमस्कार जी, आप आए भाई। हमें पता है जी आप बहुत बड़े एडवोकेट है अग्रवाल साहब, आपका 1 घंटे का फीस हमें पता है 1 लाख रुपए है जी अग्रवाल जी। और आप हमारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के इतने पेचीदे मामले में जब आपसे बोलते हैं, और जी आप आके हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं अग्रवाल जी, ये 5,000 रुपया हमारे तरफ से प्लीज छोटी सी भेंट है जी।
भाई जी समझ रहे हैं जी, आपके फीस और नहीं यार, और नहीं जी, बस मान सम्मान जी, और क्या है कि हमने भी कुछ किया है, आपके वो जो सोशल प्रोजेक्ट है उस पर लगा लीजिएगा जी। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं ऑनरेरियम, ठीक है। इट इज पेड टू समवन फॉर रिसीविंग एनी सर्विसेज फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी अग्रवाल साहब इतने बड़े वकील है भाई, हमारे एम्प्लॉय तो है नहीं, और हमारा औकात नहीं कि उनको हम लोग अपॉइंटमेंट दे सके, उनको पैसे दे सके। तो बस मान सम्मान, हाथ जोड़कर एकदम पूरा इज्जत, दंडवत प्रणाम के साथ जो पैसे दे रहे हैं, ऑनरेरियम। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात एकदम समझ में आ गई। तो आइए, बैलेंस शीट बस बनाने की बात है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ जी। वी विल स्टार्ट विद द होमवर्क इन द नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए बस ये 10 मिनट में ये पढ़ देता हूँ आपके लिए। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। If capital fund or accumulated surplus in the beginning of the year is not given, it is calculated by deducting liabilities from assets in the beginning of the year. While calculating the opening capital fund, care should be taken to include prepaid expenses and accrued incomes as assets and outstanding expenses and advance incomes as liabilities. Any surplus earned during the year is added to the opening capital fund and deficit suffered during the year is deducted from the opening capital fund. ये मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत बार चर्चा हो चुका है, बहुत इजी है, ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंस। Closing cash and bank balance are disclosed in the receipt and payment account, is now shown in asset side of the balance sheet. If there is bank overdraft, it is shown on the liability side of the balance sheet. समझ गए आप लोग। फिक्स्ड असेट्स जी, फिक्स्ड असेट्स को कहाँ दिखाएंगे, अरे यार अब ये भी बताना होगा, चलो पढ़ देते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग इक्विपमेंट एक्सेट्रा आर इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ परचेजेस एंड रिड्यूस्ड बाय सेल्स ऑफ द सेम एंड depreciation on the same. Liabilities, opening balance of liabilities should be adjusted for any increase decrease of the same. नोट देख लो, नोट सर, नोट तो नोटबंदी हो गया जी, अरे ये वो नोट नहीं है भाई। The illustration explained in this chapter comprise of clubs not registered under Companies Act 2013. Therefore, income and expenditure account and balance sheet are not prepared as per the Schedule 3 of the Companies Act 2013. तो कहने का मतलब है कि अगर कोई क्लब भी है बट वो रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट, तो उसको शेड्यूल 3 के हिसाब से काम करना पड़ेगा। बट ये जो चैप्टर जो हमने बनाया है जी, ये शेड्यूल 3 के अंडर वाले लोगों का बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए भूल चूक माफ़ हो। इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है जी। तो भैया आप एकदम मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, और फाड़ दीजिए आप लोग सबको। अकाउंट्स में एकदम 100 में से 100 लाना है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 4 घर पे देखिएगा, चेक करिएगा, क्योंकि अब मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल डिस्कशन हमने पूरी ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब इसमें तो बस मज़ा आना है आपको, बहुत मज़ा आना दी। सो नेक्स्ट लेक्चर से इसका इलस्ट्रेशन करने से पता फ़ायदा कहाँ होने वाला है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा फाइनल अकाउंट्स का भी, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में हमने बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, ठीक है। तो जो काम हमने वहाँ नहीं किया है वो जब हम यहाँ करेंगे तो कॉन्सेप्ट तो मोर और लेस सेम है 95%। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपना और हो जाना है बस, तो ठीक है। बीच में थोड़ा सा ज्ञान पढ़ना है, बाकी ये अब इलस्ट्रेशन ही इलस्ट्रेशन है या। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2-4 इलस्ट्रेशन टानते हैं, ठीक है। तो मज़ा आना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल डिस्कशंस को जब तक हम लोग प्रैक्टिकल उतारेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो अब ये पूरा इलस्ट्रेशन करेंगे दोस्त। सो आज के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। टेक केयर, बाय बाय।